जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। प्राइम मिनिस्टर के इस वजाहत में हमारे सवालात को 7 सवालात से 70 सवालात और बढ़ा दिए। इन्होंने कहा कि 2005 में इन्होंने मेफेयर के फ्लैट्स लिए। मियां साहब, आप हमें वो दिखा देते डीड, जो मैंने आपको डीड दिखा दी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आज पार्लियामेंट में तशरीफ लेकर आए और बड़ी मेहनत के बाद उनको लाया गया, क्योंकि ऑपोजिशन ने 5 सेशंस का बाकायदा बॉयकॉट किया और प्रेशर डाला नवाज शरीफ साहब पे कि वो आए पार्लियामेंट में और वजाहत करें पनामा लीक्स में जो इल्जामात लगे हैं। तो आज वजीर आजम साहब आए, उन्होंने तकरीर की, ऑन ओथ ये तकरीर थी और ये कहा जा सकता है कि चंद सवालात जो ऑपोजिशन ने उनसे पूछे थे या जो मीडिया ने उठाए थे उनमें से चंद के सवालात दिए। अब ये एक अलग बहस है वो जवाबात तसल्ली बख्श थे या नहीं थे, लेकिन ऑपोजिशन की जब बारी आई तो ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया और खुर्शीद शाह साहब ने यह कहा जाते जाते कि 7 सवाल हमने पूछे थे, नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, हमारे सवालात का जवाब नहीं दिया बल्कि 70 मजीद सवालात को जन्म दे दिया। अब ये बात भी उनकी ठीक है कि कई नए सवालात को जरूर नवाज शरीफ साहब की तकरीर ने जन्म दिया है, कुछ नए तजादात भी हमारे सामने है जिन पे हम प्रोग्राम में बात करेंगे भी, लेकिन ये भी कहना जरूरी है कि ऑपोजिशन के पास आज एक भरपूर मौका था। उन्हीं के प्रेशर बिल्टअप करने के बाद आज नवाज शरीफ साहब आए थे, तो जो भी बातें वो इतने दिन से मीडिया पे कर रहे थे, इमरान खान साहब कर रहे थे या फिर एतजाज एहसन साहब और पीपल्स पार्टी कर रहे थे, उनको आज पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया गया, नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में क्यों नहीं उठाया गया, और ये शायद ऐसा मौका था जो फिर आने वाले वक्त में इस इशू पे कम से कम ना मिले। तो ये भी हम पूछेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन के हवाले से हुकूमत का ये मौकिफ है कि आज मैदान छोड़ के भाग गई है ऑपोजिशन, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जिन तजादात की मैं बात कर रहा हूं उनमें एक अहम तजाद है। हुसैन नवाज साहब ने अपने इंटरव्यू में एक तफसील से बताया था कि मनी ट्रेल क्या थी, किस तरीके से लंदन के अपार्टमेंट्स खरीदे गए, किस तरीके से जिद्दा की जो स्टील मिल थी उसको लगाया गया। तो मैं चाहूंगा कि ये हुसैन नवाज साहब की पहले आप बात सुन ले, उसके बाद आज और नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। करीबी दोस्तों ने, गैर मुल्की दोस्तों ने हम लोगों को बगैर किसी शर्त के पैसे देने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको कर्ज समझ के लिया। उसके बाद सऊदी बैंक्स ने हमें फंड किया, जिससे इंतहाई कम सरमाए के साथ हमने एक छोटी सी मिल लगाई। और वो मिल भी मैं बता चुका हूं कि हमारे अपने ही खानदान की लगाई हुई मिल थी दुबई में। मैं खुद दुबई गया जाती तौर पर, जाके मैंने उसे वहां खरीदा और इंतहाई अर्जा खरीदा क्योंकि वो पड़ी हुई थी वहां पे। जी, तो 2-3 सोर्सेज बताए। एक तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी पुरानी दुबई की मिल, स्टील मिल जो है वो खुद जाके खरीदी और हमें दोस्तों ने पैसा दिया और हमें सऊदी बैंक्स ने पैसा दिया, जिसकी वजह से हमने सऊदी में ये स्टील मिल लगाई थी और इसके बाद उसको बेच के हमने प्रॉपर्टी खरीदी। आप सुनिए कि आज नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे कि पैसा कहां से आया जिद्दा स्टील मिल लगाने का। ये फैक्ट्री अप्रैल 1980 में तकरीबन 33.37 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, तब हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। तो हुसैन साहब ने फरमाया था कि जिद्दा की स्टील मिल हमने कर्जा लेकर और हुकूमत बैंक से कर्जा लेकर और दोस्तों से पैसा लेकर लगाया था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने आज एक और सोर्स बताया कि हमने जो 1980 में दुबई में स्टील मिल बेची थी उसके 9 मिलियन डॉलर भी हमने इस्तेमाल किया। फर्क देखें, 1980 में वो बेची थी, उसके 9 मिलियन डॉलर मिले, उसको संभाल के रखा और उससे जाके 2001 में इन्होंने 21 साल बाद उन 9 मिलियन डॉलर को इस्तेमाल करके जिद्दा में स्टील मिल लगाई। एक बात यह और दूसरी बात यह कि 17 मिलियन डॉलर में ये स्टील मिल बेची थी जिद्दा की, 17 मिलियन डॉलर में बेचकर एक और स्टील मिल लगाई अपने हिस्से से, बाकियों का हिस्सा उनको दे दिया, अपने हिस्से से एक और स्टील मिल लगाई सऊदीया में और मजीद फ्लैट्स भी खरीदे गए। इसमें तजाद है
और इसकी मजीद तफसीलात उन्होंने कहा था हमारे पास हैं जो हम जरूर देंगे, तो हम उसके मुंतज़िर हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं शाजिया मरी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है असद उमर साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया। और हुकूमत वक्त का हम इंतजार करें, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, तो ये जो तजादात हैं वो उनके सामने रखेंगे। लेकिन ऑपोजिशन से सवाल ये पूछने वाला है कि आज आप असेंबली से भाग क्यों नहीं गए? मौका था, नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, उठाते वो तमाम सवाल उनके सामने। असद उमर साहब, सवाल तो खैर उठाए जा चुके थे। वो जैसे खुर्शीद साहब ने कहा था कि पर्चा हमने पहले आउट कर दिया, तो सवाल तो पहले से उठाए जा चुके थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमारी आज सुबह मीटिंग हुई बनीगाला के अंदर, 5-6 लोग हम लोग बैठे थे खान साहब के साथ, 2 घंटे की हमारी मीटिंग हुई। तो हमारा फैसला ये था कि आज जो है वो खान साहब तकरीर करेंगे असेंबली के अंदर। हमें पता था जवाब नहीं आएगा, ये तो हमें पहले से पता था, जवाब तो दे ही नहीं सकते। वो तो आपने सुन लिया ना, जब जवाब देने की कोशिश की, जितना जवाब देंगे उतने और झूठ बोलते जाएंगे, उतने और फंसते चले जाएंगे। तो कैश करना चाहिए था ना, अगर कहीं तजाद था तो वहीं पे खड़े रह के फ्लोर ऑफ द हाउस। वो मैं आपको बता रहा हूं, हमारा फैसला यही था। 3 बजे उसके बाद जॉइंट अपोजिशन की मीटिंग हुई। जॉइंट अपोजिशन की मीटिंग के अंदर मेजॉरिटी की, बल्कि जो मेरी जरा है उसके मुताबिक सिवाय पीटीआई सबकी राय ये थी कि हमें आज नहीं जवाब देना चाहिए, कि अगर नवाज शरीफ साहब जवाबात नहीं देंगे तो हमें ये कहना चाहिए कि जी हमने तो पहले कहा हुआ है कि जब तक जवाब नहीं आएगा हम असेंबली का सेशन नहीं अटेंड करेंगे, तो हमें नहीं जवाब देना चाहिए। अच्छा, मतलब तहरीक इंसाफ चाहती थी जवाब दे, बाकी ऑपोजिशन पार्टी चाहती थी कि जवाब नहीं देंगे नवाज शरीफ साहब तो हम वॉकआउट करेंगे। बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूँ, क्योंकि हम तो 2 घंटे हमने लगाए। इमरान खान स्पीच में क्या क्या पॉइंट करेंगे, उसमें 1.5 घंटा तुमने इस बात पे लगाया कि वो क्या क्या करेंगे। उस पर यह भी बहस हुई कि खान साहब को नवाज शरीफ से पहले पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे खड़ा होना चाहिए, ये रिबटल के वक्त उनको तकरीर करनी चाहिए। सही फैसला मेरी जाती राय है, जाहिर है ऑपोजिशन जब साथ बैठते हैं हर एक की अपनी अपनी राय होती है, जो मेजॉरिटी है। मैं अभी भी ये समझता हूं, जो स्टेज सेट था सारा पाकिस्तान सुन रहा था, गैलरीज पैक थी, और मैं अगर अब गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करने दे, इमरान खान ने आज पर खच्चे उड़ा के रख देने थे मियां साहब की स्पीच के। वो है ही नहीं ना, कुछ सब्सटेंस ही उसके अंदर नहीं है। तो ये उन्होंने बातें ये पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी आपकी समझ में आई या पीपल्स पार्टी हाथ कर रही है आपके साथ? टू बी फेयर, मैंने आपको कहा ना, पीपल्स पार्टी सिर्फ नहीं थी, तमाम बाकी सियासी पार्टी जितनी भी बाकी पार्टी थी उनकी मुतफिका राय थी। ये नहीं करा, उसमें लॉजिक क्या थी? लॉजिक समझ आई? आर्ग्यूमेंट वो यही दे रहे थे कि अगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया तो हम उनको, जो अंग्रेजी में कहते हैं, उनकी स्पीच को डिग्निफाई करेंगे उसके बाद उसको क्रिटिसाइज करके। जब वो जवाब दे ही नहीं रहे और हमने ये कहा कि जब तक ये जवाब नहीं देंगे हम असेंबली सेशन नहीं अटेंड करेंगे, तो फिर हम क्यों वहां पर बैठे, ये उनकी लॉजिक थी। लेकिन जो आप तजादात, ये तो भी फहरिस्त बढ़ती चली जाएगी। अभी आपने कुछ बहुत अच्छे, आपका ट्वीट भी मैं, क्योंकि तकरीबन 3:45 पे आपने किया था और आपने कहा था, ये हम स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं। मियां साहब, आज इमरान खान साहब जब अपने से पूछे हुए सवालात का जवाब देंगे तो गौर से देखना, जब कोई सच बोलता है तो ऐसे जवाब देता है। कैसे जवाब दिया? वो भी तो लाइक गया ना, नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसे ही जवाब नहीं दिया। मैं अभी फर्क बता देता हूं ना आपको। इमरान खान ने कहा जी आप फ्लैट की बात कर रहे हैं ना, जो यही सवाल उठ रहे थे ना, ये फ्लैट की दस्तावेज है खरीदने की, ये फ्लैट की दस्तावेज है बेचने की, कॉपियां दे दी, ये नहीं कि अपने पास है, कॉपीज दे दी मीडिया को। ये है दस्तावेज 2002 के इलेक्शन रिटर्न की। इलेक्शन कमीशन कहता है असासे जाहिर करेंगे, फ्लैट लंदन का मेंशन है, 2003 में बिक गया था, जाहिर उसके बाद नहीं नजर आता, फिर बनीगाला की जमीन नजर आती है। तीनों डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखा दिए। मियां साहब ने क्या कहा? मियां साहब ने कहा कि मेरे अब्बा जी की बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं उस वक्त के, जो शेख राशिद के साथ तस्वीरें हैं, तो वो तस्वीरें उन्होंने रिकॉर्ड में लगा दी। उन्होंने टैक्स भी दिया, पर्सनल टैक्स भी जमा करवाया है। मैं उनकी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स भी जमा करवाया। मैं उनकी टैक्स की कहानी सुना दूं। 1981 से 1996, 15 साल, जिस वक्त ये फ्लैट्स खरीदे गए, मियां साहब ने जो अपनी जाहिर की आमदनी वो 22,600 रुपए महाना थी 15 साल पे मुहित अरसे पे, और उन्होंने जो औसतन टैक्स जमा कराया इसमें वो 80,000 रुपए महाना था। 80,000 रुपए महाना टैक्स, सालाना, सॉरी महाना नहीं, सालाना टैक्स, 22,600 रुपए महाना आमदनी। जरा मुझे बता दें कि वो $17 मिलियन का जो बेची सऊदी अरेबिया की मिल, वो भी उससे जो $32 मिलियन के अपार्टमेंट कैसे आ गए? $17 मिलियन बरकती थे। आप समझते नहीं ये बात, तो बड़े बरकती थे। सर मैं आखिरी चीज में बोलूं ना, मैं यही कहने वाला था कि मियां साहब का खानदान जो 2 साल में कमाल बिजनेस टर्नराउंड, उन्होंने बताया कि जी हमें जब इत्तेफाक फाउंड्री वापस मिली 1 साल में टर्नराउंड कर दिया, 2 साल में जद्दा की मिल ने पता नहीं कितना पैसा बना दिया। इसका जवाब 1980 में $9 मिलियन मिल बेचने के बाद 27 साल बाद वो $9 मिलियन थे। और मियां साहब 1980 और 2007 के दरमियान अपना कोई टैक्स रिटर्न या अपना कोई
इलेक्शन रिटर्न दिखा दें जिसमें मैं चाहूंगा कि जब ये हो। तारिक फजल साहब हो तो उस पर ज्यादा बहस हो जाए। ये असद उमर साहब कह रहे हैं कि हम तैयार थे, मैदान सजा हुआ था, आज वजीर आजम साहब मौजूद थे और क्या उड़ा देते, पड़खच्चे उड़ा देते। तो क्यों ऑपोजिशन बशमूल पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, जवाब नहीं देने आया हमने? शहजाद देखिए, 9 जमातें हैं इस वक्त, जॉइंट ऑपोजिशन है, और यकीनन ये 9 जमातें अलग अलग मैनिफेस्टो रखती हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। एक वर्किंग रिलेशनशिप है, ख़ास तौर पर इस वक्त जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो पैनामा लीक्स के इस इशू के हवाले से बहुत वाज़े नज़र आती है। हम अपनी अपनी राय रख सकते हैं, पीपल्स पार्टी की भी एक बड़ी अलग सी राय है कई चीज़ों के ऊपर, पैनामा को इस तरह हैंडल करें, उस तरह हैंडल करें। मिसाल जैसे आप रावण की बात पीटीआई ने की तो हमने कहा कि मतलब मतलब वी हैड अ डिफरेंट व्यू ऑन दैट। तो इसी तरीके से असद उमर साहब ने बताया कि जो पीटीआई की राय होगी, इस तरीके से और जो दीगर जमातें क्या लॉजिक थी, मतलब क्यों ना बात करें? पार्लियामेंट इज द फोरम, आप लोग खुद कहते हुए आए, उनको आप मतलब जबरदस्ती लेकर आए। आप मुझे मेरा जवाब देने देंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं आपको समझ आ जाएगी। देखिए, 9 जमातें हैं, इट इज नॉट ईजी कि 9 जमातें बैठ कर एक मुतफक्का फैसला करें, लेकिन हम अग्री करते हैं एक ऐसे फैसले पर जिस पर मेजॉरिटी का कंसेंसस होता है। आपको याद होगा कि पहले भी ये बात की गई थी जब वजीर आजम साहब के हवाले से रेजिग्नेशन की बात हो रही थी, तो उसमें भी 2 जमातें ऐसी थी, असद उमर साहब को याद होगा कि बहुत सारी जमातों ने रेजिग्नेशन की, बल्कि रेजिग्नेशन में मैं नहीं कहूंगी, स्टेपिंग असाइड, क्योंकि जिन अथॉरिटीज से काम लेना था उसके ऊपर वजीर आजम साहब विराजमान है। इसीलिए ये मंतक जो थी समझ नहीं आ रही थी कि जब तक वो पोजीशन पर फाइज रहेंगे तब तक इन्वेस्टिगेशन शफाफ नहीं हो सकती। 2 जमातें हो या 3 जमातें हो, मैं कहती हूँ एक जमात भी हो ना जो अलग राय रखती हो, तो भी मेरा ख्याल है शाजिया मरी साहब, अगर आपके पास आज मजीद तजादात आए थे, मीडिया ने फौरन हाईलाइट कर लिए, उनको आप पेश कर सकते थे ना पार्लियामेंट में। बात यह है कि ये जिस तरीके से नवाज लीग कोशिश कर रही है, मैं तो दूसरे भी एक टॉक शो में बैठी थी, जब उनसे वजीर आजम साहब के 7 सवालात के बारे में पूछे तो वो इमरान खान साहब की बात शुरू कर देते। मजमूई तौर पे जवाब तो दिया है ना आज ड्यूरिंग अ शो, क्या जवाब दिया उसमें? तो टैक्स रिटर्न दिया, असद साहब का एतराज है कि वो टैक्स जो है वो ठीक नहीं है, उस पर बहस हो सकती है। बात यह है कि उनके जवाब जो है वो इमरान खान साहब फोकस लग रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब ने जो चीज डिक्लेयर की या नहीं की, ये उनको जवाब अपना देना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त पैनामा लीक्स के अंदर नवाज शरीफ साहब की इमीडिएट फैमिली 3 बच्चों के नाम है, जिसके लिए उन्होंने 2 दफा कौम से खिताब किया। 2 मरतबा कौम से खिताब के बाद भी उन्होंने अजीब किस्म के TORs बनाए, जिस पर ऑपोजिशन ने अपने भी TORs पेश किए। उसके उन्होंने जिस तरीके से बयान किया उसके हवाले से, फिर चीफ जस्टिस साहब का एक ब्रेक ले लूं ताकि तारिक फजल चौधरी साहब की मौजूदगी में काफी सारी बातें हो जाए तो बेहतर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो इस ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे, लेकिन क्योंकि अभी जिक्र किया कि आज नवाज शरीफ साहब ने ऑफशोर कंपनी का पहली मरतबा लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन 2 बेटों के लिए, हसन नवाज, हुसैन नवाज, वो मरियम नवाज साहिबा का नाम लेना भूल गए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि 2011 के जो एसेट डिक्लेरेशन थी नवाज शरीफ साहब की, जिसमें उन्होंने डिपेंडेंट शो किया था मरियम नवाज को, उसमें भूल गए थे। उसमें सिर्फ उन्होंने 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी शो की है जो कि मरियम नवाज के नाम है। इसके अलावा ऑफशोर कंपनीज मरियम नवाज की नहीं शो की, जबकि पनामा के जितने भी पेपर्स हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा या तो सोल बेनिफिशियल ओनर थी या वो अपने भाई के साथ एक कंपनी में ओनर थी। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि वो ट्रस्टी थी। एक बात ये, और दूसरा जो टैक्स दिया है उस पर हम मजीद बात भी करेंगे। नवाज शरीफ साहब के जो टैक्स हैं उसमें बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बड़ी मुश्किल से आए वजीर आजम साहब, वो तैयारी के साथ आए थे, तो अगर उन 7 सवालात की भी तैयारी कर लेते जो ऑपोजिशन ने पूछा था, उनके भी जवाब दे देते, ऑपोजिशन को मुतमईन कर लेते, तो आज शायद ये मामला खत्म हो जाता। लेकिन इनके बाइकआउट से तो मामला जारी रहेगा भी। देखिए शहजाद, गुजारिश ये है कि अपोजिशन का शुरू से पहली बात तो ये जो तर्ज अमल रहा है पनामा लीक्स के हवाले से, पूरी दुनिया में जितने ममालिक का नाम पनामा लीक्स में आया है, किसी जगह भी अपोजिशन का वो रवैया देखने में नहीं आ रहा जो यहाँ पाकिस्तान में है। जो बात अपोजिशन ने की, हमने कोशिश की कि उसी अंदाज से इस मामले को आगे लेके जाया जाए और अपोजिशन की तसल्ली कराई जाए। चीफ जस्टिस साहब की बात हुई कि उनको लेटर लिखे हैं, वो हमने लिख दिया। आप जब इन्होंने कहा जनाब FIA की बात हुई, हमारे वज़ीर दाखिला ने कहा कर लें। अब जनाब जब इन्होंने कहा कि आप पार्लियामेंट में आए, यहाँ आके सफाई दें, वहाँ आए प्राइम मिनिस्टर। मैं समझता हूँ कि इनकी ख्वाहिश पे आए। गो के धांधली के वक्त, जब धांधली के इल्ज़ामात थे और जो मुनज़्ज़म धांधली हुई है,
हमने पार्लियामेंट में बहुत तकरीरें की थी, बड़ी सफाई दी थी, लेकिन उन्हें नहीं माना था जब तक कि कमीशन ने उस सफाई पे अपनी मोहर नहीं लगाई थी। इसलिए अब भी हम चाह रहे थे कि कमीशन बने। लेकिन एक चीज़ मैं अर्ज करता हूँ, जो आपने कहा बाइकआउट किया और सवालों के जवाब दिए ना दिए, गुजारिश ये 2 चीज़ें आज प्राइम मिनिस्टर ने इस्टेब्लिश कर दी हैं। पहली चीज़ उन्होंने ये इस्टेब्लिश की है कि जो हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम था, बड़ा मुसल्लमा इल्ज़ाम इनकी तरफ से और बकौल इनके साबित शुदा इल्ज़ाम मनी लॉन्ड्रिंग का, पाकिस्तान में सियासत से करप्शन से पैसा बनाया, किकबैक्स लिए, टैक्स चोरी किए और ये पैसा बाहर भेजा और उससे फ्लैट कैसे साबित कर दिया वज़ीर ये आज़म साहब ने? था स्टेट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट से साबित हो गया। अब आप बात करेंगे, मुझे नहीं, आप बात करेंगे, आप जारी रखें। नहीं, आप बात करें। हर जुमले की बात तो नहीं, मैं बात तो करने हर जुमले की नहीं, पहली दफा टोका है सर आपको। गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली ये बात की है कि पाकिस्तान से 1 रुपया भी लंदन मुंतकिल नहीं हुआ उन फ्लैट्स की खरीदारी के लिए। नंबर 1 जी। नंबर 2 ये कि उन्होंने ये कहा कि हमारा मनी ट्रेल पूरे का पूरा ये है। दुबई का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जद्दा का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वहां से पैसा बाहर भेजा गया, फ्लैट्स खरीदे गए। ये 2 चीजें, मनी ट्रेल आई, उसके साथ सफाई है, यहाँ से पैसा नहीं गया। अब उसके बाद फर्दर, हाँ अब आपका सवाल बनता है। अब हमारी गुजारिश ये है कि अगर ये चाहती है अपोजिशन कि ये सारा फैसला और ये सारी सफाई इन टॉक शोज के ऊपर हो, मुमकिन नहीं है। ये असेंबली के एक इजलास में भी मुमकिन नहीं है, एक तकरीर के जरिए भी मुमकिन नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने टैक्स के गोशवारे दिए ना। गुजारिश ये है कि इसका तरीका ये है कि हमारी ये नेक नीति है, हमारा ये कॉन्फिडेंस है कि हमने इनसे ये कहा है कि आप एक कमेटी तश्कील दें जिसमें आपके लोग होंगे ना, सेनेटर्स भी होंगे, MNAs भी होंगे। बात की बात है डॉक्टर साहब, सारी डिटेल्स आप सामने रखें, खुद उसको आप देखना चाहें, आप उसे कमीशन के पास भेजें, उन्होंने बड़े अमेंडेड फखर के साथ, सारी चीजें तो आपके पास। कुछ डॉक्यूमेंट्स वजीर आजम साहब ने बड़े फखर के साथ कहा कि ये ले स्पीकर साहब मेरे टैक्स गोशवारे, मेरी कंपनीज के टैक्स के गोशवारे, लेकिन फिर ये पेपर्स भी दे देते ना कि कब वो कंपनी खरीदी गई, सेल्स डीड क्या थी उसकी। और सर अगर मोटी मोटी बात भी कर लेना, 1980 में $9 मिलियन की दुबई की मिल बेची उन्होंने और फिर वो पैसा बाहर पड़ा रहा। 2001 में वो पैसा इस्तेमाल किया उन्होंने किसके लिए? जिद्दा की मिल के लिए, जो $17 मिलियन में बेची। सर $17 मिलियन में बेच के एक और मिल लगा ली, फिर अपार्टमेंट भी 4 खरीद लिए। मतलब ये कैलकुलेशन बैठती नहीं है ना, मोटी मोटी बात भी कर ले। गुजारिश ये है कि एक तो ये बात जो हुसैन साहब ने भी की थी कि जब जद्दा में मिल लगी तो उसके लिए जो गल्फ स्टील थी उसका पैसा भी मिला, उसकी मशीनरी तक उन्होंने ये बात नहीं की थी। वैसे मैंने उसके साथ साथ लोन्स भी लिए बैंक से। हाँ। लेकिन मैं यही चीज अर्ज कर रहा हूं ना कि इनफरादी तौर पे हर टीवी टॉक शो में तो ये बात जो है इसका आपको जवाब इस तरह नहीं दिया जा सकता। जब हम एक पार्लिमानी कमेटी की बात कर रहे हैं और उसकी मैं कहता हूं कि इनकी मुकम्मल उसमें नुमाइंदगी है अपोजिशन की, बराबर नुमाइंदगी अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी में। हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है भाई, हम तो बड़ी नेक नीति के साथ चाहते हैं कि मामला वाइंड अप हो। लेकिन आप जरा ये देखें ना, आप जरा ये बाइकआउट किया, इन्होंने बाइकआउट किया, इसका जवाब दे दें। ये नहीं, इन्होंने बाइकआउट इसलिए किया, मैं आखिरी जुमला आपको बता देता हूं कि पिछले 2 महीनों से ये हमारे पीछे लगे हुए हैं। एक चीज है हमारे पास जिसको कहते हैं ऑफशोर कंपनी, गालियां दे रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं और इस तरह कह रहे हैं जैसे सिर्फ बिल्कुल साफ सुथरा। एक दिन पता चलता है कि इमरान खान साहब की जेब से भी ये निकल आती है ऑफशोर कंपनी। ट्वीट कर रहे हैं कि ऑफशोर कंपनी बनाई जाती है इल गॉटन मनी, चोरी के पैसे को छुपाने के लिए। इमरान खान साहब के ट्वीट मौजूद हैं, वही कंपनी उनकी अपनी निकल आती है। उसके बाद वो अभी मैं एक प्रोग्राम में था तो फैसल वाडा साहब ने ये कहा जी कि वो असल में अकाउंटेंट की गलती थी कि 2014 तक वो कंपनी चलती रही। तो मैंने कहा इतना वेला अकाउंटेंट कहाँ से मिला आपको लंदन में कि 2014 तक आपकी ऑफशोर कंपनी को चलाई जा रहा है। लेकिन आज वजीर आजम साहब ने कहा ऑफशोर कंपनी रखना कोई गुनाह नहीं है। खुद सुना दूं वजीर आजम साहब ने किस तरह, हमने नहीं कहा गुनाह है, खान साहब ने कहा कि ये हुसैन नवाज और नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं ऑफशोर कंपनीज के हवाले से? ऑफशोर कंपनी जो है वो एक लीगल तरीकाकार है और उसका जो है फायदा ये है कि आप बेहतर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। ऑफशोर कंपनियों से ताल्लुक का मतलब ये हरगिज नहीं कि कोई शख्स बदनुवानी का मुर्तकब हुआ हो। जी, ये कहते हैं कि बदनुवानी का मुर्तकब नहीं होता जो शख्स ऑफशोर कंपनीज रखे। लेकिन ये बात इनकी ठीक है, इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने ये नैरेटिव सेट कर दिया है कि ऑफशोर कंपनी तो एक गाली हो गई, जिसके पास ऑफशोर कंपनी है वो मुजरिम जरूर है। मैं 2-3 चीजों के जवाब दे दूं। सबसे पहले इस बात का जवाब दे देता हूं। पहली बात तो ये इमरान खान ने एक ट्वीट बिल्कुल की थी, वो ट्वीट चलवा भी देगा, बिल्कुल की थी एक ट्वीट। उसके बाद से 6 हफ्ते गुजर गए, इमरान खान से वो ट्वीट आपने या उस किस्म की बात कभी भी रिपीट होते हुए नहीं सुनी होगी। आप तहरीक इंसाफ का नैरेटिव कभी भी नहीं था। पहली शाम को मैं शायद काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम था, उसके ऊपर बैठा हुआ था, मुझसे पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछा कि क्या ऑफशोर कंपनी होना कोई जुर्म है? मैंने कहा नहीं। ऑफशोर कंपनी अगर आप छुपाते हैं, जैसे मियां साहब ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 15 साल से ज्यादा छुपाते चले गए मुसलसल, उसके बारे में
इख्तलाफी बयानात आते रहे खानदान के, एक फर्द का कुछ और, दूसरे फर्द का कुछ और, तीसरे फर्द का कुछ और। जब झूठ बोला जाए, छुपाया जाए, तो खान साहब ने 33 साल तक छुपाया है ना कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपार्टमेंट शो किया है, ऑफशोर कंपनी का लफ्ज तो छुपाया गया ना सर। मैं पहली बात तो छुपाना तो जब होता है ना कि जब उसको डिक्लेरेशन की जरूरत और ना किया जाए। जो न्याजी सर्विसेज की जो सेल डीड है ना, वो सेल डीड इमरान खान आज से 12 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा चुके हैं, 12 साल पहले। लेकिन मैं जरा सा इनका 2-3 इन्होंने जो बातें की बड़ी अहम बात, लेकिन ऑफशोर कंपनी का लफ्ज कि मेरे पास ऑफशोर कंपनी है, ये हमने उस दिन सुना जुम्मे के दिन, जिस दिन द न्यूज में एक स्टोरी छपी हुई थी कि इमरान खान साहब का फ्लैट भी ऑफशोर कंपनी ओन करती थी। सर वो न्याजी सर्विसेज, जिस तरह मैंने कहा सेल डीड जो है वो उस कंपनी की है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट 7,15,000 की अमाउंट लिखी। बिल्कुल, वो 2003 का डॉक्यूमेंट, वो 12 साल पहले दिखा, 12 साल पहले हमारे जी। मैं अभी उसका भी जवाब दे देता हूं। इलेक्शन कमीशन का गोशवारा ये कहता है आपने असासे दिखाने। उस कंपनी का सिर्फ एक असासा था और वो लंदन का फ्लैट था। लंदन का फ्लैट वहां पे पक्की बात है, एक असासा है। बिल्कुल, इसके बाद 2003 के बाद या कोई असासा नहीं उसमें कंपनी में आया, ना उससे पहले ना उसके बाद, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आज खुद ट्वीट किया था कि उस कंपनी की वर्थ 9 पाउंड है टोटल, 9 पाउंड, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाए जरा, इधर आ जाए। अब इमरान खान ने तो अपनी दस्तावेजी जवाब दे दिए ना। इन्होंने कहा कि कोई प्रूव कर दिया कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। माजरत के साथ वजीर आजम ने आज अपने मरहूम वालिदे मोहतरम को सारे पाकिस्तान के सामने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम करार दे दिया। ये कैसे सर? उन्होंने, आपने नहीं सुना? उन्होंने कहा हमारा दिल टूट गया था और इसलिए हमने मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट की, जिस तरीके से और भी दूसरों ने की थी, शायद जायज तरीके से भेजा पैसा। 1970s में कैपिटल कंट्रोल थे, मुल्क से बाहर सरमाया ले जा ही नहीं सकते थे आप। आपने तो पब्लिकली खड़े होके, मियां साहब उस वक्त नौजवान थे तो मियां साहब मेरे ख्याल में इस जुर्म के मुर्तकिब नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने वालिद साहब गल्फ स्टील जो दुबई में लगी है, जो 1980 में बेची है, वो आप कह रहे हैं कि नाजायज तरीके से पैसे 1980 में बिकी है, मैं वही बिकी है। वो 70 की दिहाई में खरीदी गई, कैपिटल कंट्रोल से। जितना भी कैपिटल पाकिस्तान से बाहर जाता रहा, उसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जायज तरीके से मुझे दिखा दें कि कौन सा कानून, कोई ऐसा तरीका नहीं है। मुझे दिखा देना कौन सा कानून था जिसके तहत दिखाने की तो बात कर रहे हैं ना कि आप बैठे ना, आप आगे आगे दौड़ रहे हैं, छक्के मार रहे हैं। सर जवाब मुझे देने दो ना, फिर अब आप अपनी बात जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल, आप अपना जो नुक्ता नजर है जरूर पेश कर दीजिएगा। पहली बात तो ये होगी, ठीक है जी। दूसरी बात जो है, जैसे आपने भी पॉइंट आउट की थी, बेटा आके कहता है कि हमारे दोस्तों ने हमें पैसा दिया, वो गिफ्ट करना चाहते थे, हमने कहा नहीं, हम इसको कर्ज के तौर पर लेंगे क्योंकि हमारे पास तो सरमाया नहीं था। चंद पैसे लेके गए थे कुछ गुजारा करने के लिए, एग्जैक्ट अल्फाज थे उनके, और हमारे पास जो है कर्जा लिया हमने सऊदी बैंक से। आज मियां साहब कहते हैं कि वो जो $9 मिलियन हमने बेचे थे वो हमने इस्तेमाल किया खरीदने के लिए, वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी इस्तेमाल किया। दोनों सोर्सेस सर जी सुन लेना मेरी बात, दोनों सोर्स सर सुन लें। $17 मिलियन की बिकी है, $9 मिलियन तो सिर्फ वहां से आ गए, बहुत सारा मुनाफा बनाया गया उसके ऊपर। सर वो मुनाफा सऊदी अरेबिया का भी कर्जा था, दोस्तों को भी था, मुनाफा किधर गया? मुनाफा तो उसमें $2 नहीं बचा। अब आ जाए इसके ऊपर कि वो जो 1980 में बेचा और उसके बाद 2016 में वजीर आजम ने वो तकरीर की, वो उनकी खानदान का एसेट था। वजीर आजम से सवाल दर सवाल दर सवाल दर सवाल होते रहे। आखिरी चीज मैं जो पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ये बड़ी बात होती है कि मियां साहब का नाम नहीं आ रहा। यार मैं अपने नाजरीन को कहूंगा जरा जाए वर्ल्ड बैंक की, ये कोई पीटीआई की जमात का नहीं है, वर्ल्ड बैंक की चुराए हुए असासों की लिए एक स्टोलन एसेट्स रिकवरी इनिशिएटिव है। सही है। उसके अंदर ग्रैंड करप्शन केसेस, यानी बहुत बड़े करप्शन के केसेस का एक अलग सेक्शन है। अच्छा, उसमें नीचे लिखा डिस्क्लेमर भी है उसमें कि ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। सुन तो लें, नहीं मैं सुन तो लें। उसके अंदर उसमें जो इल्जामात हैं, इल्जामात का मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, उसमें वही नेस्कॉल नीलसन की कंपनियों के नाम है और ये 2005 की बात है। यार वो बड़े साइंसदान थे कि उन्होंने आगे पेशेंटगोई कर दी कि ये कंपनियां कौन खरीदेगा। मैं शाहजी मरी साहब, आपको किन सवालात के जवाब नहीं मिले, किन चीजों से मुतमईन नहीं है आप? शहजाद साहब, एक तो जिस तरीके से चौधरी साहब, तारिक फजल चौधरी साहब फरमा रहे हैं, मुझे नहीं पता, यकीनन इनके लीडर है इनकी जमात के, तो उनकी तो हर बात से ये मुतमईन है। लेकिन हमने सिर्फ 7 सवालात पूछे थे, बड़े सादे सवालात थे, और मैंने आपको पहले भी ये बताया कि देखिए इमरान खान साहब के हवाले से जो वो बातें उठा रहे थे वो अपना उनका जवाब बनता है, वो देंगे।
लेकिन इस वक्त जॉइंट ऑपोजिशन जो 7 सवाल पूछ रही है, आप तजादात की भी बात जैसे असद उमर साहब ने पहले से माइंड बनाया था कि वॉकआउट कर रहे हैं। हमारा देखिए, हमारी जो मीटिंग हुई थी, मैंने आपसे बात की थी कि हमने मीटिंग की थी, हमने कहा था अगर ये 7 सवाल जिनके लिए आपने भी कहा कि हमने 5 रोज से हम बॉयकॉट कर रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जुम्मे को कहा गया था कि वजीर आजम साहब तशरीफ लाएंगे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा। ये तो अब उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी गलत बयानी की ना, वो जुम्मे को भी नहीं आए, चले पीर को वो आएंगे। तो 5 रोज तो हमारी जो सेशन की सिटिंग्स थी वो अपोजिशन ने बॉयकॉट किए। 7 सवाल चाहती थी कि आज इमरान खान साहब भी अपनी इस ऑफशोर कंपनी के हवाले से फ्लोर ऑफ द हाउस बात करें। देखिए, इस वक्त जॉइंट ऑपोजिशन का जो एक कलेक्टिव डिसीजन था वो ये था कि हम पहले 7 सवालात के जवाब लेंगे और उन 7 सवालात के जवाब जो कि हमें उम्मीद थी। मैं आपकी स्पेकुलेशंस पे नहीं जा रही थी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि इनके पास जवाब नहीं है, ये नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इतने तजाद हैं, इतने सवाल है, इनके पास जवाब नहीं है। बट हमने फिर भी सोचा कि जब वो खुद को 2 मरतबा कौम के सामने पेश कर चुके हैं, जब वो कहते हैं मैं एहतसाब के लिए हाजिर हूं, तो शायद 7 सवालात के जवाब दे दें मुख्तसर। इसके बाद मैं ब्रेक के बाद मजीद सवाल भी आपसे कर लूंगा। लेकिन ये बताएं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये कब बेचे गए और कितने में बेचे गए, इसकी तफसीलात मिलेंगी, मीडिया को भी फराहम की जाएंगी और पब्लिक भी की जाएंगी, जैसे इमरान खान ने कर देखें, जब हमने आपको ये कहा कि पार्लिमानी कमेटी बनाए तो उसमें ये सारी तफसीलात उसमें भी आ सकती हैं, उसमें कोई जॉइंट TORs भी डिसाइड हो सकते हैं, कमीशन के पास भी बात जा सकती है, ये सारी तफसीलात उसके सामने आएंगी। आपको एक आप ये कहें कि मैक्रो जो पूरा ये हुआ है, शिफ्ट हुआ है, सरमाया कैसे गया, ये आपको बता दिया गया है, आउटलाइंस बता दी है। इसकी तफसीलात आप हर टीवी टॉक शो में बैठ के डिसाइड करना चाहते हैं। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के बयान पे यकीन करें, हुसैन नवाज के बयान पे यकीन करें, हसन नवाज के बयान पे यकीन करें, मरियम साहिबा ने एक टेलीविजन को बयान दिया उस पर यकीन करें, चौधरी निसार साहब के बयान पर यकीन करें। आपने अगर आपने प्राइम मिनिस्टर साहब से सवालात भी पूछे, वजाहत भी मांगी, जवाब नहीं मिले, वो पूरी कौम को जवाब दें, जवाब उन्होंने दे दिए। आप इसमें से मेन में निकालने जा रहे हैं, आपने सियासत तो करनी है ना। सियासत आप लोगों की चलती है, मीडिया के जरिए। अगर ये मीडिया ना होता तो ना पनामा लीक्स होती, ना ये सारा ड्रामा होता। आप लोग सारे के सारे जवाब होती ना, ऑपोजिशन तो होती है सवाल करने के लिए। अब तो ऑपोजिशन लेकिन मैं कह रहा हूँ जो ये पिछले 5 बरस करते रहे, एक मिनट जवाब, ये सारी की सारी इनकी पूरी सियासत, इनकी पूरी इल्जाम तराशियां, ये सिर्फ मीडिया की जीनत है। हम जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन इनको देते हैं उससे ये भागते हैं। आज ये जो तासुर है, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस तासुर एक ये तासुर जरूर जाएगा जो खासतौर पे इनके हल्के, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आज ऑपोजिशन भाग गई। ऑपोजिशन ने मैदान उनके पास था, कोई भी वजह हो सकती है, उनके अपने शायद रीजंस हो, लेकिन आज उन्होंने पार्लियामेंट में इस पर बात नहीं की। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, अब ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? ये मुतमईन नहीं है, ये कल शायद जो है कुछ लोग अपने अपॉइंटमेंट कर दे कि हाँ TORs की जो कमेटी बैठेगी उसमें ये लोग हैं, लेकिन सवालात के जवाब वो अभी भी यही चाहते हैं पार्लियामेंट में दे, वरना बाइकआउट जारी रहेगा। देखें, गुजारिश है जी कि हमने बॉल भी इनके कोर्ट में दे दी है, सारे ऑप्शंस भी इनके सामने रख दिए हैं, जो हमारे पास था वो भी हमने इनके सामने रख दिया है। उसकी जो निटी ग्रिटीज़ हैं, जिसकी जो माइक्रो डिटेल्स हैं, वो सारी भी जो ये फैसला करेंगे हम इनको दे देंगे। मकसद सिर्फ ये है कि हम ये चाहते हैं कि निज़ाम आगे बढ़े। जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा कि जो 2013 में जो पाकिस्तान था, आज का पाकिस्तान उससे बहुत बेहतर है, और इंशाल्लाह 2018 में जो पाकिस्तान होगा वो आज के पाकिस्तान से बहुत बेहतर होगा। अगर आगे बढ़ना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो ऑप्शन ही ऑप्शन हैं। और अगर सिर्फ खेल तमाशे करने हैं, सिर्फ जगह सईद करानी है पूरे मुल्क की, अगर इस निज़ाम को, जो अल्लाह का शुक्र है, इस मुल्क के मफाद के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर है, इसको मजीद मजबूत करना है, तो उसके लिए सब इसमें आज एक और कंट्रोवर्शियल बात प्राइम मिनिस्टर ने यही कही कि उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि सुप्रीम कोर्ट को हमने खत लिखा था, वहां से भी जवाब आया और उन्होंने मना कर दिया उन TORs पे बनाने के लिए। वो भी कह रहे हैं इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन ने कंट्रोवर्शियल बना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी बात नहीं की। तो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो सियासी प्रेशर में आ गई। देखिए, हमने इससे पहले जब ये बात की, जब हम रिटायर्ड जज की बात कह रहे थे, तो 5 ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस साहिबान ने माजरत की। उन्होंने कहा अपोजिशन का जो रवैया है, हम किसी सूरत में इस कमीशन की सरबराह बनने के लिए तैयार नहीं है। तो जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, उन्हें भी अपोजिशन का रवैया नजर आ रहा है ना, कि वो क्या बयान दे रहे हैं। मुझे अगर इसकी इजाजत दें, ये डॉक्टर साहब ने 2-3 दफा आज ये कहा कि जी हमने तो हर चीज मानने को तैयार कर दिया,
इन्होंने एक टीओआर पेश किए, हमने ये कहा कि ये टीओआर जिस कानून के ऊपर है उस कानून में ये इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती, और जो टीओआर बनाए हैं ये इतने वसी बना दिए हैं कि 1947 में टोबा टेक सिंह का जो डीसी था, अगर उसने कोई करप्शन की थी तो वो भी पहले उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करो और ये सारे एक साथ करो। तो ये दो चीजें बुनियादी हमने यही कहा था ना, इसलिए हमने मुस्तरद किए थे। चीफ जस्टिस साहब का खत पढ़ लें। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि 1956 इंक्वायरी एक्ट के तहत ये कमीशन जो है ये टूथलेस, वो कह रहे हैं कोई ताकत ही इसके अंदर नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, पीटीआई नहीं कह रही, ऑपोजिशन नहीं कह रहा। फिर उन्होंने कहा कि इसका दायरा कार इतना वसी कर दिया है कि हम इन्वेस्टिगेट क्या करें आप हमें। उन्होंने तो ऑपोजिशन से भी ज्यादा टाइट टीओआर मांगे हैं। वो कह रहे हैं कंपनियां बताएं, नाम बताएं, खानदान बताएं जिसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। नाम इमरान खान साहब 100%। इस लेटर के बाद हमने क्या किया? सर मुझे कंप्लीट करने ना। 100%। सर सुन लें, पहले तो बात सुन लेना। पहले जो दावा आपका था कि हमने तो हर चीज मान ली, जरा उसके ऊपर तो बात कर लेना। ये चीफ जस्टिस का जवाब है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है, दोबारा वो कोई ऑपोजिशन की जमात नहीं है, उन्होंने कहा हुकूमत के टीओआर मुकम्मल मुस्तरद। अगर हुकूमत इस पे इंक्वायरी कराएगी तो इसका मतलब कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा हमने 5 बुनियादी निकात दिए थे, ऑपोजिशन के टीओआर में 5 शामिल है। जरा बता दें। अब आगे चलने की बात कर ले सर। ये आगे चल के ये पार्लिमानी कमेटी से ये नहीं होने वाला, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक और जो आज उन्होंने कहा है पार्लिमानी कमेटी का, वो भी रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरी बात, आप अगर ये पार्लिमानी कमेटी से कमीशन से करवाने की कोशिश करेंगे ना, तो जो आप अल्फाज इस्तेमाल करें ना, ये भागने वाली बात होगी। अब खौफ ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं बाकी इख्तियार दो। अगर ये पार्लिमानी कमेटी इसलिए बनाते हैं कि मिल के दोनों उस कमीशन के लिए कानून बनाएं, उसका दस्तावेज पूरा करें और साथ टीओआर के ऊपर इत्तेफाक करें, ये बात हो सकती है। ये पार्लिमानी कमेटी के साथ बात हो सकती है, यही होगा ना। नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, पार्लिमानी कमेटी जो है वो खुद बैठ के, वो जो अभी कह रहे थे ना कि दस्तावेज पार्लिमानी कमेटी के सामने, पार्लिमानी कमेटी का किरदार क्या होगा कि इन दस्तावेजात को देखेगी या टीओआर बनाएगी? देखें, हमने ये कहा है कि पार्लिमानी कमेटी का दोनों किरदार अदा कर सकती है। अगर इनकी ये तसल्ली है कि ये हमारी जो फ्राहम करदा मालूमात हैं, दस्तावेजात हैं, नीटी ग्रीटीज हैं, जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया माइक्रो डिटेल्स, वो ये खुद जायजा लेना चाहते हैं, उनका खुद देख लें। क्योंकि बार बार कह रहे थे ना कि पार्लियामेंट के सामने पेश हो। हमारी जो स्टैंडिंग कमेटीज है वो क्या होती हैं? वो 18 रुकनी कमेटीज होती हैं और उन्हें पार्लियामेंट का दर्जा हासिल होता है। नहीं, मेरी बात सुन, चीफ जस्टिस को खत नहीं लिखा जाएगा नए टीओआर से। दूसरी ऑप्शन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है, उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है कि आप बैठ के पार्लियामानी कमेटी में जो टीओआर हैं उनका आप जायजा लें, टीओआर को दोबारा देखें, मुश्तरका तौर पर उनको तैयार कर लें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने नाम लिया है टीओआर का। खूबसूरत बात की ये जो है ना, ये क्लासिक नून लीग का है कि टीवी टॉक शो पे क्या कहते हैं और पार्लियामान में क्या करते हैं। नफीसा शाह और असद उमर ने फाइनेंस कमेटी के अंदर आज से 3 हफ्ते पहले यह सवाल उठाया कि जनाब पार्लियामान की जिम्मेदारी है, सारे मुल्क में आग लगी हुई है, बैनुल-अक़वामी कंट्रोवर्सी है, खास मीटिंग बुलाएं, अगले हफ्ते एजेंडा पे डाल के मीटिंग करें। मान गए चेयरमैन साहब, एग्री हो गया, अगले हफ्ते मीटिंग हो रही है। सिर्फ बहस हो रही थी मंगल या बुध, अगला हफ्ता गुजर गया, कोई मीटिंग नहीं। 2 हफ्ते बाद मीटिंग हुई, एजेंडा पे नहीं, फिर दोबारा बहस हुई, फिर हमने कहा एजेंडा पे डालो, फिर आसान बना लूं। ये नून लीग टीवी पे पार्लियामान में, जब पार्लियामान में जाते हैं तो कहते कहीं और जाओ। पार्लियामानी कमेटी जिसका फैसला आज किया है नवाज शरीफ साहब ने, उसका क्या रोल होगा ये कंफर्म नहीं है। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि आप पार्लियामानी कमेटी बनाएं, अपोजिशन सब बैठे, आप भाग जाते हैं, आप भागे खुद, आप भाग करने के लिए तैयार नहीं है। आप पीटीआई का क्या रही है यार, आप हमें कह रहे हैं मुस्लिम लीग कर रही है, ये इनकी आदत है। हम आपको इज्जत दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप सेनेटर भी क्या अहमियत जॉइंट कमेटी बनाएं, आजम साहब की अटेंडेंस से आपको नजर आता है। वज़ीर आज़म साहब ने ये जवाब डॉक्टर साहब 5 अप्रैल और 22 अप्रैल ये 2 मरतबा कौम से खिताब किया। जो 5 अप्रैल को खिताब किया उसमें वो खुद फरमाते हैं कि करप्शन और नाजायज जरिए से दौलत कमाने वाले ना तो अपने नाम पर कंपनीज रखते हैं, ना अपने नाम पर कोई असासे रखते हैं। ये खुद बोल रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर। तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब से कौम सिर्फ ये कह रही है कि हम आपको नहीं कह रहे, हम मुजरिम हैं, खुदा ना खास्ता ये बात नहीं हुई है। और इल्जाम सच्चा झूठा ये नहीं होता, इल्जाम होता है। एक और परवेज रशीद साहब कहते हैं झूठा इल्जाम। देखिए आप पहले जज नहीं बन सकते। आज वजीर आजम साहब ने ये भी कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, कोई फरार नहीं हो सकता। तो जो $60 बिलियन कहानी है वो भी शायद असद उमर साहब चुप करके बैठे क्योंकि आपके इत्तेहादी बने हुए, लेकिन वो भी खुलने की बात है। फेल में तजाद जो है वो नवाज लीग खुदारा पैदा ना करे। जो चीफ जस्टिस साहब ने खत लिखा है उसको समझें, उसमें बड़ी क्लियरिटी से बात की गई है। डिक्लेरेशन भी हम डिमांड कर रहे हैं। हम तो फोरेंसिक
इसमें इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं, जो कि हुकूमत ने बड़ी बड़ा सफाई से अपनी टीओआरस में से निकाल दिया मुझे था। बिल्कुल वाइंड अप कर रहे हैं। क्लोजिंग रिमार्क और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अ स्पेशल लॉ इज ठीक है, रिक्वायर्ड। मसले को सुलझाना हुकूमत का काम है, उलझाना नहीं है। अब सुलझाना आपने ही देखिए जी, हम सुलझाने की तरफ जाते हैं। सबसे पहली बात वही ये स्लिप हो जो जाने मैंने में। अपनी इब्तिदाई ये गुफ्तगू में स्लिप ही होते कहा रहेंगे। कि इनके मुतालबात की रोशनी में हमने चंद इकदाम उठाए। उस पे अगर चीफ जस्टिस साहब का लेटर आया तो फिर भी हमने ये कहा, मैं एसएस साहब को ये गुजारिश कर रहा था कि फिर भी हमने कहा बैठ के बात करें अपोजिशन से। हमने तो ये नहीं कहा कि जी हम नहीं मानते कमेटी बैठ आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ज्वाइंट कमेटी की बैठे टीआरएस में बात चले टीआरएस के ऊपर बात, जैसे वो तो मैं पहले बोल सकता हूं, वो हो सकती है। सिर्फ ये अहम बात आपने एक अहम बात की थी, उस पर मैं कमेंट कर दूं। इमरान खान खुद ऑफर करते हैं, उनका कहीं पनामा में नाम नहीं है। वो खुद ऑफर आज भी उन्होंने दोबारा दोहराई है। आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनको शामिल करना चाहते हैं, जरूर करें। अगर आप उसके अलावा जो बाकी पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं, मौलाना फजल रहमान, असफंदियार बली, वजीर आजम साहब ने कहा कि मैंने 23 साल में 3 करोड़ 60 लाख टैक्स दिया है, 3 करोड़ 60 लाख जाती टैक्स दिया है 23 साल में। आपने कितना दिया 2 साल में? 2 साल में 3.5 करोड़ रुपए टैक्स। नौकरी पेशा इंसान। आप ज्यादा अमीर हैं इसका मतलब नवाज शरीफ। जो मियां साहब घड़ी पहनते, मेरी तो सारे असासों में घड़ी की कीमत ज्यादा है। 22 सालों में हमारी कंपनी ने 10 अरब रुपया टैक्स। अगर ये सच्चा साबित हो गया ना, इनकम टैक्स उनकी कंपनी ने दिया, 10 अरब अगर ये सच्चा साबित हो गया 10 अरब इनकम टैक्स दिया है, तो मैं माफी मांगूंगा टीवी पे। आप तीनों प्रोग्राम आपने देखा, हमारे सोशल मीडिया पे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।